तू प्यार है किसी और का पार्ट 4 सीज़न 2। रणवीर ने एक आखिरी नज़र आरू पर डाली, फिर चुपचाप दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया था। वह थके कदमों से सीढ़ियाँ उतर रहा था, जैसे दिल अभी भी ऊपर वाले कमरे में अटका हो। सीढ़ियाँ उतरते वक्त उसके कानों में बस आरू की खामोशी गूंज रही थी। रणवीर की थकी कदमों की आवाज़ सीढ़ियों में गूंज रही थी। उसकी आंखों में अब भी आरू की झलक बसी हुई थी, उसका चुप रह जाना, उसकी आंखों की नमी। लेकिन जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, शकुंतला जी की हल्की सी आवाज़ ने उसे रोक दिया था। रणवीर, वह चौंक कर पलटा और उनके इशारे पर गेस्ट रूम की ओर देखा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। गेस्ट रूम की लाइट वार्म येलो थी, लेकिन वहाँ का माहौल ज़रा भी गर्मजोशी भरा नहीं लग रहा था। सोफे पर मिस्टर अग्निहोत्री एक चमड़े की डायरी हाथ में पकड़े बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उनके बगल में उनकी वाइफ थी, एक शालीन लेकिन बेचैन महिला जो बार बार अपने हाथ की उंगलियां मरोड़ रही थीं। उनका चेहरा साफ बता रहा था उन्हें वहाँ रहना असहज लग रहा है। और ठीक सामने उसी सोफे के दूसरे छोर पर वो लड़की बैठी हुई थी जो पहली नज़र में ही किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। नताशा, उम्र कोई 28-30 के बीच, हाई पोनी में बंधे बाल, सॉफ्ट परफ्यूम की हल्की खुशबू जो हवा में घुली हुई थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो सब कुछ देख और समझ रही हो। उसने ग्रे ब्लैक टोन की साड़ी पहनी थी। उसकी ठुड्डी हल्की सी उठी हुई थी, पीठ सीधी और आंखें सामने दरवाजे की तरफ, जैसे उसे पहले ही पता था कि रणवीर आने वाला है। रणवीर का दिल हल्का सा धड़का था। कौन है ये और क्यों है यहाँ? शकुंतला जी ने धीरे से कहा। रणवीर बेटा, मिस्टर अग्निहोत्री आए हैं, तुम्हारे साथ एक ज़रूरी बिजनेस प्रपोजल पर बात करना चाहते हैं। एक बार मिल लो बेटा। रणवीर ने हल्का सा सिर हिलाया और अंदर आ चुका था। जैसे ही उसने दरवाजे के पार कदम रखा, कमरे में बैठे तीनों लोग खड़े हो गए थे। मिस्टर अग्निहोत्री एक पॉश ब्लेजर में, चेहरे पर कॉर्पोरेट मुस्कान और आंखों में बिजनेस डील की चमक थी। उनकी बगल में उनकी पत्नी थी, जिनके चेहरे पर सौम्यता थी, लेकिन हाथ की उंगलियां बार बार मुड़ रही थीं। और उनके ठीक सामने बैठी थी वह, एक एलिगेंट, स्टर्न लेकिन आत्मविश्वासी लड़की, नताशा। रणवीर ने एक नज़र में उसे देखा, फिर वापस मिस्टर अग्निहोत्री की तरफ मुखातिब हुआ। रणवीर, आपको देखकर अच्छा लगा। आपकी कंपनी के साथ जुड़ना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। थैंक यू मिस्टर अग्निहोत्री। मैं डिटेल्स आपके लिए टीम से मंगवा दूंगा। माहौल धीरे धीरे हल्का होने लगा था। कॉफ़ी आ चुकी थी, कुछ फॉर्मल बातें हो रही थीं, लेकिन रणवीर की नज़रें अभी उस लड़की से बच रही थीं जो बीच बीच में उसकी तरफ देख रही थी। तभी मिसेस अग्निहोत्री ने बात का रुख मोड़ा, एक ऐसी दिशा में जिसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। दरअसल उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, हमारी नताशा अब इंडिया में ही सेटल होना चाहती है और हमने सोचा है अगर बिजनेस रिलेशन के साथ फैमिली रिलेशन भी जुड़ जाए तो। रणवीर के हाथ में पकड़ी कॉफ़ी का कप आधे रास्ते में ही थम गया था। नताशा ने संकोच से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन शब्दों में गहराई थी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि पार्टनर ऐसा हो जो मजबूत भी हो और जिम्मेदार भी, जैसे आप। एक पल को कमरा ठहर गया था। रणवीर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उस मुस्कान में छुपा इरादा उसे नागवार गुजरा था। उसकी आंखों में एक चुभन सी आ गई थी। माफ़ कीजिए, उसने रूखे लेकिन शांत लहजे में कहा। आप कुछ ज़्यादा ही आगे की सोच रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया था। मिस्टर अग्निहोत्री की मुस्कान धीरे धीरे उतरने लगी थी। उनकी पत्नी ने चुपचाप उनकी तरफ देखा और नताशा, वो चौंकी नहीं, बस अपनी मुस्कान को कसकर होठों तक सीमित कर लिया था। वह सबके सामने खुद को इंसल्टेड फील नहीं कराना चाहती थी। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ में वही कोल्डनेस वापस ले आया था। अगर आप चाहें तो मैं टीम से कॉन्टैक्ट डिटेल्स कल ही भिजवा दूंगा, और अगर सिर्फ यही वजह है आपकी विजिट की, तो शायद मीटिंग यहीं खत्म होनी चाहिए। तभी शकुंतला जी बीच में बोल पड़ी थी। कब तक इंतजार करोगे पल्लवी का? रणवीर, शकुंतला जी की भर्राई हुई आवाज़ थी, धीमी लेकिन छेद कर देने वाली। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सच आखिर कब स्वीकारोगे तुम? कमरा फिर से थम गया था। इस बार रणवीर की सांस तक जैसे ठहर गई थी। उसने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकों पर एक पतली सी नमी की परत झलक आई थी, लेकिन चेहरा अब भी उतना ही सख्त था और उतना ही कंट्रोल्ड। फिर उसने धीरे से आंखें खोली, निगाहें अपनी माँ की ओर उठाईं, जिनमें बेबसी थी, ममता थी और थकान भी। वो जिंदा है माँ? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन कमरे की हर दीवार पर गूंज उठी थी। और ये बात मैं आपको साबित करके रहूँगा। उसने एक लंबा सांस भरा और अब उसका चेहरा पूरी तरह कठोर हो गया था। उसकी आवाज़ में अब एक वकील की धार थी, तर्क और अधिकार। और दूसरी बात, उसकी आंखें अब सीधे मिस्टर अग्निहोत्री की तरफ थीं, फिर नताशा की, जो अब तक चुपचाप थोड़ी असहजता के साथ उसे देख रही थी। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एज एन एक्स लॉयर अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, किसी व्यक्ति की पत्नी जब तक जीवित है वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। उसका हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे वो न केवल दूसरों के लिए कह रहा हो, बल्कि खुद को याद दिला रहा हो। और मैं कानून को भी मानता हूँ और अपने रिश्ते को भी। और हाँ, एक बात आपको क्लियर कर दूँ, मेरी पत्नी पल्लवी जिंदा है। उसका लहजा आखिरी शब्दों पर तीखा था, लेकिन टूटा हुआ नहीं था। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। मिस्टर अग्निहोत्री ने नजरें चुरा ली थीं।
उनकी वाइफ ने अपने बैग के स्ट्रैप को कसकर थाम लिया था और नताशा बस चुपचाप देखती रही थी। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, सिर्फ एक गहराता हुआ सम्मान था। शकुंतला जी की आंखें भर आई थीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और रणवीर अब और कुछ कहे बिना सीधा कमरे से बाहर निकल गया था। उसके पीछे सिर्फ एक खामोशी थी, पर वो खामोशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई थी। अचानक ऊपर से आती एक चीखती हुई आवाज ने सबको चौंका दिया था। डैडी! आरू की तेज और रोती आवाज थी, कांपती, डरी हुई, बिल्कुल टूटी हुई। रणवीर का दिल जैसे रुक गया था। आरू! उसके होंठ बुदबुदाए। शकुंतला जी सबसे पहले सीढ़ियों की तरफ भागी। रणवीर भी पीछे नहीं रुका था, बल्कि 2 सीढ़ियां एक साथ लांघता हुआ ऊपर की ओर दौड़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर से सिसकियों की आवाज आ रही थी, कांपती मासूमियत की आवाज। रणवीर ने दरवाजा खोला और अगले ही पल जमीन पर बैठी छोटी सी आरू को अपनी बाहों में भर लिया था। क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? क्यों रो रही हो मेरी जान? उसकी आवाज घबराई हुई थी मगर नर्म। आरू उसकी छाती से लगी, सिसकते हुए बोली, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई डैडी? उसने ऊपर देखा, आंखें लाल थीं, पलकों पर आंसू की नमी। मैंने तो भगवान जी से प्रे भी की थी। उसने छोटी सी हथेली ऊपर उठाई, जैसे आसमान को दिखा रही हो। भगवान जी बारिश में सबको वापस भेज देते हैं, तो मम्मा को भी भेज देना। कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया था, लेकिन अब वो सन्नाटा भारी था, आंखें नम करने वाला। रणवीर की बाहों में उसकी दुनिया सिसक रही थी। उसने बस उसे और कसकर सीने से लगा लिया था। उसकी आंखों से एक आंसू आरू के माथे पर थम गया था। फिर उसने आरू को धीरे से खड़ा किया और उसके गालों से आंसू पहुंचे और उसके दोनों कंधों को थामकर नरमी से कहा, प्रिंसेस, भगवान जी ने ना आपकी सुन ली है। आरू की भूरी सी आंखें उठी, जो भीगी पलकों के बीच चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई उम्मीद फिर से जाग गई हो। और आपको पता है, भगवान जी ने ना मम्मा को वापस भी भेज दिया है। सच्ची डैडी? आरू ने आंखें मसलते हुए कहा। रणवीर ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराया, एक अधूरी लेकिन जिद्दी मुस्कान के साथ। हाँ सच्ची बेबी, और डैडी आज मम्मा को ज़रूर वापस लेकर आएंगे आपके पास, ये वादा है डैडी का। और जब तक आप ना मम्मा को सरप्राइज़ देने की तैयारी करो। रणवीर के इस यकीन को देखकर हवेली के सभी सदस्य हैरान थे। रणवीर ने तुरंत गाड़ी की चाबी उठाई और बेकरी की ओर निकल गया था। बारिश अब भी हल्की हल्की गिर रही थी। दुकान के बाहर का बोर्ड पानी से चमक रहा था। बेकरी के अंदर हल्की महक थी, वैनिला, कॉफ़ी और अधूरी यादों की। पल्लवी काउंटर के पीछे शांत खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन वो शांति अब नकाब लगने लगी थी। बेकरी का दरवाज़ा अचानक खुला, घंटी की आवाज़ बजी और रणवीर भीतर दाखिल हो गया था। उसकी चमकती हुई आंखों में गुस्सा, थकान और टूटे हुए सब्र की परछाई थी। पल्लवी का चेहरा एक पल को ठिठक गया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। कुछ चाहिए आपको? उसने शांत अंदाज में पूछा। रणवीर उसके सामने आकर रुक गया था। हाँ चाहिए, मेरी बेटी की माँ। क्या आप दे सकती हैं? रणवीर की यह बात सुनकर वह पलटी, जैसे कुछ उठाने जा रही हो, लेकिन उसकी उंगलियां काउंटर को कसकर पकड़ चुकी थी। रणवीर की आवाज़ कांप रही थी। तुम जानती भी हो पल्लवी, आरू आज क्या कह रही थी? उसने भगवान से दुआ की थी कि बारिश में सब लोग वापस आ जाते हैं तो उसकी मम्मा भी वापस आ जाएं, वो भी 2 घंटे बारिश में भीगते हुए। पल्लवी की पीठ रणवीर की तरफ थी, पर अब उसकी आंखें अनियमित हो चली थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, और फिर भी उस मासूम दिल ने तुमसे उम्मीद नहीं छोड़ी। और एक तुम हो जो उसकी तरफ से अपना दिल पत्थर कर चुकी हो। तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं। कैसी माँ हो पल्लवी? क्या इतनी मजबूती दिखाने की ज़रूरत थी कि अपनी ही बेटी की तकलीफ तुमसे देखी ना जाए? पल्लवी ने आंखें बंद कर ली थीं, होंठ भींचे हुए थे, पर अब दिल की दीवारें लड़खड़ा रही थीं। रणवीर! उसके होंठों से आवाज़ फिसल चुकी थी। मैं टूटी नहीं हूँ, सिर्फ बिखरी हूँ, और तुम नहीं जानते मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं क्यों दूर हूँ। तुम मेरे बारे में इस तरह नहीं कह सकते। तुम मुझे बताओ ना पल्लवी। रणवीर की आवाज़ अब भीग चुकी थी। क्यों दूर हो उस बच्ची से जो आज भी तुम्हारी तस्वीर को रोज़ अपना टूथब्रश दिखाकर गुड मॉर्निंग कहती है? पल्लवी का सब्र अब टूटने के कगार पर था। उसकी आंखें छलछला उठी थीं, लेकिन उसने उन्हें झपकाकर रोक लिया था। क्यों दूर हो तुम आरू से? ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? या फिर तुम्हारा प्यार सिर्फ अंश के लिए है, आरू के लिए कोई प्यार नहीं? क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं? पल्लवी ने कांपती आवाज़ में कहा। ऐसा नहीं है रणवीर, जितना प्यार मैं अंश से करती हूँ उतना ही प्यार मेरे दिल में आरू के लिए भी है। लेकिन क्या पल्लवी? आखिर क्यों? क्योंकि मेरी मौजूदगी उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है रणवीर। रणवीर ने हैरानी से पल्लवी की ओर देखा। यह कौन सा नया नाटक है तुम्हारा पल्लवी? ये कोई नाटक नहीं है मिस्टर रणवीर सिन्हा, ये हकीकत है जिससे तुम अब तक अनजान हो। क्या तुम कभी पता लगा पाए कि मेरी और आरू की किडनैपिंग के पीछे कौन था? मुझे हॉस्पिटल से किडनैप क्यों किया गया था? और फिर कुछ टाइम बाद आरू को भी। रणवीर के चेहरे पर अब हैरानी की जगह गंभीरता थी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने धीरे से पूछा। पल्लवी ने एक लंबा सांस लिया, जैसे दिल की बहुत पुरानी गांठ खोलने जा रही हो। जिस दिन आरू को किडनैप किया गया था वो कोई आम वारदात नहीं थी रणवीर, वो बहुत सोची समझी साजिश थी, और उसका निशान मैं नहीं
सिर्फ आरू थी। क्या? रणवीर का गला सूख गया था। हाँ, पल्लवी की आंखें अब भीग चुकी थीं, लेकिन आवाज़ अब भी सधी हुई थी। उस शख्स को मेरे जिंदा होने से दिक्कत है। मैं जानती हूँ, उसने साफ कहा था, अगर मैं आरू के पास गई तो अगली बार सिर्फ किडनैपिंग नहीं होगी। पल्लवी ने उस पुराने जंगले के शीशे के पीछे से निकालकर सारे खत रणवीर के सामने रख दिए थे। रणवीर ने उन सारे खतों को ध्यान से देखा और उसने खतों को एक एक करके उलट पलट कर देखा। कागज़ पुराने थे, कुछ पर तो धब्बे पड़ चुके थे, जैसे वक्त ने खुद उन पर उंगलियों के निशान छोड़ दिए हों। ये सब उसी के भेजे हुए हैं रणवीर। उसकी आवाज़ भारी थी, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। पल्लवी ने धीरे से सिर हिलाया। तुम क्या समझते हो रणवीर, मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? लेकिन देखो तुम, हर एक खत में वही डर, वही गुमनाम इशारे और हर बार आरू का नाम। रणवीर ने एक खत उठाया जिसमें कांपते हुए शब्दों में लिखा था, मैं तुम्हारी कमज़ोरी अच्छे से जानता हूँ पल्लवी, और कमज़ोरी पर वार सबसे असरदार होता है। रणवीर ने गुस्से में सारे खतों को देखा और खत को मोड़कर मेज़ पर पटक दिया था और नज़र उठाकर पल्लवी की ओर देखा। तो तुमने डर की वजह से अपनी बेटी से रिश्ता ही तोड़ लिया? रणवीर की आवाज़ कांप रही थी, गुस्से और दर्द की वजह से। नहीं, पल्लवी का गुस्सा फूट पड़ा था। मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा रणवीर, मैंने उसकी जान बचाई है। ऐसा एक पल नहीं जिस पल के लिए मैंने उसे भुलाया हो। हर रात मैं उसकी तस्वीर सीने से लगाकर सोती हूँ, हर सुबह उसके स्कूल की टाइमिंग गिनती हूँ। तुम सोचते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बच्ची से प्यार नहीं करूँगी? मैं हर उस दिन मरती हूँ जब वो मुझे मम्मा कहने के लिए तरसती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो फिर से उस खौफ का सामना करे जो मैंने किया था। रणवीर एकदम खामोश खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता कि वो इंसान कौन है, पल्लवी ने आगे कहा, लेकिन मुझे ये पता है कि उसकी नज़र अब भी आरू पर है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। एक पल के लिए कैफ़े में सन्नाटा छा गया था। फिर रणवीर ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, तो अब हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे पल्लवी, क्योंकि तुम अब अकेली नहीं हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारी, आरू की और अंश की हिफाजत कर सकता हूँ। क्या तुमने मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया? पल्लवी ने रणवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, एक उम्मीद की हल्की सी लौ थी। तुम क्या करने वाले हो रणवीर? उसने पूछा। रणवीर थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, उसे नहीं पता कि तुम इस बार अकेली नहीं हो, और आरू अब सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। रणवीर की बात सुनकर पल्लवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। रणवीर ने पल्लवी की ओर हाथ बढ़ाया। चलो, उसने सधे लहजे में कहा, अब वक्त है कि डर को पीछे छोड़ दिया जाए। पल्लवी कुछ कहने ही वाली थी कि रणवीर ने उसका हाथ थाम लिया था। उसकी पकड़ ना तो सख्त थी ना मुलायम, बस यकीन से भरी हुई थी। रणवीर, लेकिन, बहुत लेकिन सुन लिया पल्लवी मैंने तुम्हारे। रणवीर ने हल्के गुस्से से उसकी बात काट दी थी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं अपने परिवार को और अधूरा नहीं रहने दूंगा। कैफ़े के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पल्लवी की हथेली अब भी रणवीर की पकड़ में थी, न सख्त न मुलायम, बस यकीन से भरी हुई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि रणवीर की जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा था। उसने स्क्रीन पर देखा, सिद्धार्थ की कॉल थी। उसने झट से कॉल उठाया और बोला, हाँ सिद्धार्थ। रणवीर की आवाज़ में गंभीरता उतर आई थी। फ़ोन के उस पार से घबराई हुई आवाज़ आई, भाई, आरू सीढ़ियों से गिर गई है, बहुत चोट आई है उसे, और हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर पल्लवी थोड़ा सा घबरा गई थी। उसने रणवीर की ओर देखा। क्या हुआ? पल्लवी के पैर जैसे ज़मीन से उखड़ गए थे। उसने कांपती आवाज़ में पूछा। रणवीर ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, आरू हॉस्पिटल में है पल्लवी, उसे चोट लगी है। बस इतना ही सुनना था कि पल्लवी जैसे बिखर गई थी। नहीं, मेरी बच्ची, मेरी आरू। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में डर था, दिल पसीज गया था। मुझे उसके पास जाना है रणवीर, मुझे अभी जाना है उसके पास। उसकी चोट लग गई है, मुझे अभी ले चलो उसके पास। पल्लवी जैसे अपने होश खो बैठी थी। उसकी सांसें तेज़ होने लगी थी। रणवीर ने उसके दोनों कंधे थामे। देखो मेरी तरफ पल्लवी, कुछ नहीं होगा आरू को, मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। चलो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तेज़ कदमों से रणवीर और पल्लवी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए थे। सिद्धार्थ बाहर उनका इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि सिर में हल्की चोट है, लेकिन वो होश में नहीं है अभी। पल्लवी की आंखें छलक उठी थीं। सिद्धार्थ एक पल के लिए पल्लवी को रणवीर के साथ देखकर हैरान रह गया था, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं था। उसने सिद्धार्थ की बात पूरी भी सुनी नहीं थी और भागती हुई वार्ड के दरवाजे तक पहुंच गई थी। अंदर उसकी नन्ही सी आरू पड़ी हुई थी, मासूम चेहरा, माथे पर पट्टी
हाथ में ड्रिप। उसे इस हालत में देखकर पल्लवी की जैसे रूह कांप उठी थी। आरू उसका गला भर आया था। मम्मा आ गई हैं बेटा, मम्मा यही हैं तुम्हारे पास, देखो ना मेरी जान। वो उसके माथे को चूम रही थी और उसके पास बैठकर उसकी उंगलियों को थाम लिया था। तभी धीरे से आरू की पलकें हिली। उसने आंखें खोली और धीमे से इधर उधर देखा। उसकी नज़र पल्लवी पर पड़ी और उसने धीमे से कहा, मम्मा। पल्लवी की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे थे। हाँ बेटा, मम्मा यही हैं, अब कभी कहीं नहीं जाएंगी। रणवीर दरवाजे के पास खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें भी भीग चुकी थीं। वो धीरे से आगे बढ़ा। क्या मैं? उसकी आवाज़ भर आ गई थी। आरू ने एक नज़र रणवीर की तरफ देखा, फिर पल्लवी की ओर। डैडी, डैडी, ये हमारी मम्मा हैं। पल्लवी ने भर्राए गले से सिर लाया। हाँ बेटा, हम तुम्हारी मम्मा हैं। आरू की आंखों से आंसू बह निकले थे। देखिए ना डैडी, भगवान जी ने मम्मा को वापस भेज दिया। उन्होंने मेरी प्रे सुन ली है ना। उसने एक हाथ मम्मा की तरफ और एक हाथ डैडी की तरफ बढ़ा दिया था। आप दोनों ना मुझे छोड़कर कभी मत जाना प्लीज़। रणवीर और पल्लवी एक साथ झुककर उसे गले लगा लिया था। वो पल कोई शब्द नहीं बांध सकता था। दूसरी तरफ सिन्हा मैंशन की हवाओं में एक बेचैनी थी। हॉल में शकुंतला देवी, पवित्रा और पलक बैठी हुई थी। सिद्धार्थ ने सभी को एक साथ हॉल में इकट्ठा होने के लिए कह दिया था, बिना कुछ ज़्यादा बताए। शकुंतला जी, जो अभी अपने हाथों में पूजा की माला लपेटे हुए थी, बार बार दीवार घड़ी की ओर देख रही थी। अब कोई बताएगा भी कि क्या बात है, क्यों इस तरह इकट्ठा किया गया है? आरू की तबीयत तो ठीक है ना? क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? उन्होंने लगभग झुंझलाते हुए कहा। पवित्रा, जो पल्लवी की जेठानी थी और हमेशा उस पर अधिकार जताती थी, कुर्सी पर बैठी बैठी बोली, कहीं आरू को तो कुछ नहीं हुआ? पलक, जो छोटी बहू थी, थोड़ा सहमी हुई थी, लेकिन आंखों में जिज्ञासा थी। भाभी, सिद्धार्थ ने बस इतना ही कहा है कि हॉस्पिटल से कोई वापस आ रहा है और आरू की तबीयत भी पहले से ठीक है, बस हल्की सी चोट आई थी तो पट्टी कर दी गई है। तभी हवेली का दरवाज़ा खुला और रणवीर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे पल्लवी चलकर आ रही थी, धीमे कदमों से, जैसे हर ईंट, हर कोना उसके लिए एक याद बन चुका हो। उसके ठीक पीछे नन्हा अंश, जो रणवीर का हाथ थामे हुए था। पूरी हवेली में एक सन्नाटा सा छा गया था। हर किसी की आंखों में हैरानी थी। शकुंतला जी की माला हाथ से छूट गई थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पल्लवी, पवित्रा भी झटके से खड़ी हो गई थी और नौकरानियां डरकर पल्लवी की तरफ देख रही थीं, जैसे कोई भूत देख लिया हो। पवित्रा ने अपनी आंखों को मसलकर दोबारा पल्लवी की ओर देखा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो। ये कैसे? तुम तो मर चुकी थी ना? पलक ने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया था। हे भगवान, ये तो सच में भाभी हैं। पल्लवी की आंखें भर आई थी, लेकिन चेहरे पर ठहराव था। मैं मरी नहीं थी, बस इस दुनिया से छुप गई थी। शकुंतला जी की आवाज़ कांप रही थी। तुम कहाँ थी इतने साल, और हमें क्यों नहीं बताया? अपनी बेटी और अपने घर वालों से दूर कैसे रही तुम? पल्लवी ने उनकी आंखों में देखा। आपको सच में लगता है मैंने आप लोगों से दूरी चुनी थी? हॉल में जैसे बर्फ जम गई हो। पवित्रा ने बात काटी। तुम्हारे अचानक लौट आने से सब कुछ बदल जाएगा पल्लवी। रणवीर की ज़िंदगी तो तुमने तबाही पर ही छोड़ दी थी। अगर तुम जिंदा थी तो कम से कम एक बार रणवीर और आरू के बारे में ही सोच लिया होता कि उनका तुम्हारे बिना क्या हाल है। रणवीर आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ कड़क थी। बस करिए भाभी, अब ये सवाल जवाब बाद में होंगे, पहले सच सामने आएगा। और सच ये है कि पल्लवी अब वापस आ गई है। वो मेरी पत्नी है, आरू की माँ है और इस घर का हिस्सा है, तो अब उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। तभी छोटा सा अंश आगे बढ़ा। उसने सबकी ओर मासूमियत से देखा। ये लोग कौन है मम्मा? पल्लवी ने उसका हाथ थामा और कहा, ये तुम्हारे परिवार वाले हैं बेटा। शकुंतला जी अंश की तरफ बढ़ी। ये कौन है? रणवीर धीरे से मुस्कुराया। पहली बार आंखों में गर्व के साथ कहा, ये मेरा बेटा है माँ, मेरा और पल्लवी का बेटा अंश। शकुंतला जी के चेहरे से जैसे ज़मीन खिसक गई थी। उनकी आंखें भर आई थीं। अंश, मेरा पोता? वह बुदबुदाई। शकुंतला जी अंश के सामने झुक गई थीं। उनके हाथ खुशी की वजह से कांप रहे थे, होंठ सूख चुके थे। उन्होंने अंश के गाल को हल्के से छूने की कोशिश की, लेकिन अंश डर की वजह से थोड़ा पीछे हट गया था। उसने पल्लवी की साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ते हुए कहा, मम्मा। वो सहम कर बोला। पल्लवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत बेटा, यह तुम्हारी दादी हैं, और देखो ये पवित्रा आंटी, ये तुम्हारी ताई जी हैं। अंश को देखकर शकुंतला जी की आंखों से आंसू बह निकले थे। यह इतना बड़ा हो गया और मैं जान भी ना सकी।
कि तुम भी हो। वो वहीं फर्श पर बैठ गई थीं, जैसे उनकी सारी ताकत जवाब दे चुकी हो। पवित्रा अब भी स्तब्ध थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना अहंकार तैर रहा था। ये सब क्या है? एकदम अचानक से तुम वापस लौट आई। हर साल तो हमने तुम्हारी बरसी मनाई थी। अगर तुम जिंदा थी तो कम से कम तुम्हें हमें तो बताना चाहिए था ना। वैसे ये सब इतने साल छुपा कर रखने की क्या वजह थी पल्लवी? हम क्या तुम्हारे दुश्मन थे? पल्लवी ने गहरी सांस ली। दुश्मन नहीं भाभी, लेकिन जब अपने ही जख्म देते हैं ना, तो डर दुश्मनों से नहीं, अपनों से ही लगने लगता है। आप तो ये बात अच्छे से जानती हैं। पलक ने हौले से पूछा। लेकिन भाभी, आपने क्यों नहीं लौटने की कोशिश की? रणबीर ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ भारी थी और दिल में बहुत कुछ छुपाए हुए, क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ा। उसकी कोई मजबूरी थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा नहीं था। आरू के साथ वो एक साजिश थी। और अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। पवित्रा ने चौंक कर रणवीर की तरफ देखा। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो रणवीर? रणवीर ने पल्लवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ भरोसा था। मतलब ये है कि अब जवाब मांगने की बारी हमारी है। तभी अंश की मासूम आवाज़ बीच में आई। मम्मा, क्या हम यहाँ रहेंगे अब? नानू नानी के घर नहीं रहेंगे? नानू तो कितना प्यार करते हैं ना हमसे। सबकी नज़रें एक साथ उस छोटे से चेहरे पर टिक गई थीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस उम्मीद थी। पल्लवी ने झुककर अंश को गले लगाया। हाँ बेटा, अब से हम यहीं रहेंगे और कोई हमें अलग नहीं करेगा। और नानू नानी अभी मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं ना, तो वापस आ जाएंगे तो हम उनसे मिलने भी जाएंगे और उनको भी बताएंगे कि आप अब से यहाँ रहोगे, ठीक है? रणबीर झुका और उसने अपने बेटे के माथे को चूमा। ये घर अब फिर से एक पूरा घर बनेगा, तुम्हारे लिए, सबके लिए, ठीक है? अंश पल्लवी की साड़ी का पल्लू पकड़ते हुए थोड़ा सा पीछे हट गया था। वह रणवीर को अब भी एक अनजान शख्स की तरह ही देख रहा था। रात के वक्त आरू बिस्तर पर लेटी हुई थी। तकिए से आधा चेहरा ढका हुआ था। उसकी सांसें अब कुछ शांत थीं, लेकिन नींद अभी भी पूरी नहीं थी। उसके माथे पर पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। पल्लवी उसके पास ही बैठी हुई थी, उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरते हुए लोरी सा कुछ गुनगुना रही थी। दरवाजे से झांकता अंश धीरे धीरे अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था, एक टेडी बियर, जो अभी थोड़ी टेढ़ी टोपी पहने हुए था। अंश ने पल्लवी से फुसफुसाकर कहा, मम्मा, ये तो अभी भी सो रही हैं। पल्लवी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन अभी ठीक हैं। अभी उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना, और जब आप बीमार होते हो तो आप भी ज़्यादा सोते हो ना। लेकिन तुम उसके पास बैठ सकते हो। अंश थोड़ा झिझका, फिर धीरे धीरे आरू के पास जाकर बैठ गया था। उसने टेडी को उसके तकिए के पास रखा और बोला, देखो, अब ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, ये तुम्हारी रखवाली करेगा, जर्म्स से फाइट करने में। आरू ने हल्की सी आंखें खोली। टेडी बियर को देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने टेडी बियर को ध्यान से देखा और टोपी को पकड़ते हुए कहा, ये टेढ़ा क्यों है? उसने धीरे से पूछा। अंश थोड़ा घबरा गया था, फिर बोला, क्योंकि अभी अभी ना इसने जर्म्स से फाइट की है, बहुत सारी जर्म्स से। तुम्हारी चोट लगी है ना, इसीलिए। और पता है, एक बार मुझे बचाने के लिए ना ये गिर गया था। और उसने उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा। और उसने अपनी उंगलियां टेडी के कान पर रख दी थीं। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा। कोई बड़ा हंसी का ठहाका नहीं, कोई लंबी बात नहीं, बस वो मासूम निगाहें जो पहली बार एक दूसरे में अपनापन ढूंढ रही थी। फिर आरू ने धीरे से पूछा, क्या तुम भी अब यहीं रहोगे? अंश ने थोड़ा सोचकर सिर हिलाया। हाँ, अब हम साथ रहेंगे ना, अम्मा ने कहा था। आरू ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, वो मेरी मम्मा है, तुम्हारी नहीं। अंश ने सहम कर पल्लवी का पल्लू पकड़ लिया था। आरू ने तकिए से थोड़ा सा चेहरा बाहर निकाला और धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन अब ये टेडी बियर मेरा है। अंश की आंखें गोल हो गई थीं। पर ये तो मेरा है ना। आरू ने धीरे से मुंह फुलाया। अब ये मेरा है क्योंकि मैं बीमार हूँ, और बीमार लोगों को चीज़ें छीनने का हक होता है। अंश कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर टेडी को पकड़कर धीरे से उसकी ओर खिसका दिया था। ठीक है, लेकिन जब मैं बीमार होऊंगा ना, तब मुझे वापस कर देना। आरू की आंखों में चमक आ गई थी। पक्का, प्रॉमिस, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। पल्लवी मुस्कुरा उठी थी। दोनों बच्चों के बीच वो पहला रिश्ता बस जन्म ले ही चुका था। रणबीर दरवाजे के पास खड़ा।
ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था और पहली बार उसे ये घर पूरा सा लग रहा था। पल्लवी ने एक नज़र रणवीर पर डाली, लेकिन फिर से वह आरू की देखभाल में लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला जी कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उनके चेहरे पर राहत नहीं थी, बल्कि किसी अनकहे डर की परछाई चमक रही थी। पल्लवी के लौट आने से जहाँ सबको घर में खुशियाँ मिली थी, वहीं उन्हें जैसे कोई पुरानी सज़ा दोबारा सुनाई गई हो। उनके चेहरे की घबराहट बहुत कुछ बयां कर रही थी। वह बार बार कमरे में घबराहट की वजह से टहल रही थी। वह खिड़की के पास रुकी और फिर पर्दा हल्का सा हटाकर नीचे बगीचे की तरफ देखा। हर चीज़ शांत थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी थी। ना जाने कौन सी बात शकुंतला जी को इतना डरा रही थी। तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज टोन बजा। उनके चेहरे पर बेचैनी की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा हुआ था। शकुंतला जी की उंगलियां थोड़ी कांप चुकी थीं। उन्होंने जैसे जैसे स्क्रीन टच की और मैसेज को ओपन किया, मैसेज को देखकर वो पूरी तरह से सकपका गई थीं। कांग्रेचुलेशन मिसेस सिन्हा, अगर मैं खुश नहीं रह सका तो आपके लाडले बेटे रणवीर को भी कभी खुश नहीं रहने दूंगा। पर अफसोस, आप एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। आपने सिर्फ अपने एक ही बेटे से प्यार किया। मैं कौन हूँ आप ये बात अच्छे से जानती हैं। शकुंतला जी के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया था। उनके हाथ से फ़ोन लगभग गिरते गिरते बचा था। उनके होठों से सिर्फ एक ही बुदबुदाहट निकली, नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उसने तो आखिर शकुंतला जी उस शख्स के बारे में क्या जानती हैं? क्या पल्लवी और रणवीर की ज़िंदगी में कोई नया तूफ़ान फिर से दस्तक देने वाला था? दोस्तों, तो प्यार है किसी और का सीज़न 2 आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।